स्टार्ट। देखो ऐसा है, टेस्ट पेपर की तरफ से तुम टेंशन मत लो, ठीक है। सामने क्या बोलता है, मैंने तुमको कल टेस्ट पेपर दिया था, ठीक है। आज की शाम को आंसर की मिल जाएगी आपको, फिर आपको फिर से आज पेपर मिल जाएगा शाम को, फिर आपको आंसर की मिल जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है, सबसे पहले तो देखो बायोलॉजी जो भी क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन है, वो आप विश्वास मानना एलएम आकाश से भी बेटर क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं। अगर आप कभी भी एलएम की टेस्ट सीरीज उठाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ वो बने, ठीक है। तो उसमें देखोगे कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ कोर्स भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी से बाहर होते हैं। लेकिन जो मैंने आपको टेस्ट पेपर प्रोवाइड करवाता हूँ, वो टेस्ट पेपर में लगभग 95% से ऊपर और 98-99% चांसेस ये होते हैं कि वो आपकी एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। और एनसीईआरटी में इतनी डीपली जाके वो क्वेश्चंस निकाले हुए हैं ना, बहुत ज़्यादा। फिजिक्स थोड़ी हटके होती है क्योंकि फिजिक्स हटके आती है, इसीलिए फिजिक्स थोड़ी हटके होती है, ठीक है। तो सारे के सारे पहले तो मैं सोच रहा था कि चलो ओनली सिर्फ फिजिक्स दे देता हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो पूरा पेपर ही दे देता हूँ, तो दिक्कत नहीं है। और मैंने आपसे कहा था, मैंने ओएमआर की आपको पीडीएफ भी दी थी, ठीक है। एक ओएमआर की पीडीएफ निकलवाना, उसके बाद में उसके बहुत सारे फोटो निकलवा देना, ठीक है, वही फोटो कॉपी निकलवा देना और उसके ऊपर देना, जिससे कि तुम अगर ऐसे पेपर दोगे तो तुमको ये लगेगा कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस पहले से ही जानते हैं या कर रहे हैं। पेपर का किसी प्रकार से टेंशन ही नहीं होती। चलो PHYSICS, चलो हम लोग बात कर रहे हैं करने को, सुनो, हम लोग बात कर रहे हैं इसमें फिजिक्स की, हम लोग बात कर रहे थे सर एटम की, ठीक है। फिजिक्स में हम लोगों ने बात किसी करी थी एटम की। अब एटम का हमने तुमसे कल कहा था, मैं कल का भी थोड़ा मिक्स कर रहा हूं, ठीक है, और आज का हम लोग चल गए। हमने एटम के लिए कहा था बीच में कोई तुम्हारा क्या होता है, न्यूक्लियस। तुम बोले सर उस न्यूक्लियस के चारों ओर, उस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। इसके चारों ओर क्या मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन। अगर चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, इधर सेकंड ऑर्बिट हो गया, ऐसे थर्ड ऑर्बिट हो गया। अगर मैं रेडियस का फार्मूला लूं, सर r बराबर क्या होता था, तो तुम बोले 0.5 आगे n स्क्वायर अपॉन z, क्या होता था एंगस्ट्रॉम। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो तुम बोले 2.2 × 10 की पावर 6 n अपॉन या z अपॉन n था, मीटर पर, ठीक है। अब इसको एक बात को जरा समझो, सर ऐसा है बीच में चार्ज न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी का ये फार्मूला था, जहां पर n क्या था, n तुम्हारे ऑर्बिट की संख्या थी। जैसे मान लो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये कौन सा ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट, कौन सा होगा, थर्ड। तो अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो n की जगह 1 लगाएंगे, ठीक है। और जो भी होगा, अगर ये हाइड्रोजन होगा तो z की वैल्यू 1, हीलियम तो लिथियम होगा तो z की वैल्यू 3 होगी, नहीं हो गई। तो ऐसे यहाँ पर z की वैल्यू होगी, अगर मैं z की वैल्यू रख दूंगा और किसकी वैल्यू रख दूंगा, हम n की वैल्यू रख देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगी, तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगी। जैसे अगर मैं कहूं मेरा फर्स्ट ऑर्बिट में फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो तुम सीधे बोले सर 2.2 × 10 की पावर 6। कौन से ऑर्बिट में मूव कर रहा है, फर्स्ट में, तो n की जगह फर्स्ट। सर कौन सा चीज है ये, कौन किसका आइटम है, हाइड्रोजन का, तो z की वैल्यू 1, तो आंसर आ गया 2.2 × 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड हो गई। अगर मैं इसकी रेडियस पूछूं तो n की वैल्यू रख दोगे 1, फर्स्ट ऑर्बिट में तो n की वैल्यू 1, सेकंड ऑर्बिट में n की वैल्यू 2, थर्ड ऑर्बिट में n की वैल्यू 3, और z हाइड्रोजन के लिए a, हीलियम लिथियम सब कुछ तुम्हें पता है, यहाँ पर रख दोगे तो तुम्हारी क्या आ जाएगी, रेडियस। इसके बाद में मैंने इन सब के डेरिवेशन कराए थे। उसके बाद में मैंने बात करी थी एनर्जी, ठीक है। मैंने कहा अगर कोई भी चीज, दुनिया में कोई भी चीज है तो उसके पास 2 एनर्जी होती है,
एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। तुम बोले सर जो टोटल एनर्जी होगी, जिसे मैंने कल ई से भी लिखा था, वो होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यही तो होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब तुम लोगों ने इसके बाद में एक रिलेशन हम लोगों ने लिखा था, अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करता था तो टोटल एनर्जी की वैल्यू मेरी आई थी -13.6 अपॉन -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब ये समझो ये एनर्जी क्या है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, और अगर यहाँ से कुछ r दूरी पर है तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो काइनेटिक और पोटेंशियल जब मैंने दोनों को मिलाया था तो मेरा जो फाइनल आंसर आया था कल, वो आया था -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आया था। अब मैं तुमसे कहूं, अगर मैं तुमसे कहूं बताओ हाइड्रोजन की सेकंड ऑर्बिट के लिए, कौन से ऑर्बिट के लिए? सेकंड। हाइड्रोजन है तो जेड की वैल्यू 1, सेकंड का मतलब हो गया एन की वैल्यू 2 दूनी 4, तो 4 से इसे भाग देंगे तो तुम्हारा क्या आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तुमसे कहा जाए कि बताओ किसी हाइड्रोजन में सेकंड ऑर्बिट में, हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट में टोटल एनर्जी कितनी होगी? तो हाइड्रोजन है तो जेड की वैल्यू 1 और सेकंड कहा गया है तो एन की वैल्यू 2, तो मेरी टोटल एनर्जी का सभी ये फार्मूला आ जाएगा। दूसरा जो सबसे मेन था वो मेरे रिलेशन था। क्या रिलेशन? कि सर अगर मैं तुमसे कहूं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता था? काइनेटिक एनर्जी होता था माइनस टोटल एनर्जी, माइनस टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी था वो माइनस टोटल एनर्जी था, और जो पोटेंशियल एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी था वो था तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी का, सॉरी टोटल एनर्जी का आधा, टोटल एनर्जी का आधा। ये रिलेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी तुमको याद करने ही पड़ेगा। उसके बाद में ये सब हम लोगों ने कल पढ़ा था। अब देखो अब जरा समझो सर, ऐसा है ये सब पढ़ने के बाद में मैंने आपसे कहा था अगर मैं ग्राउंड स्टेट में हूं तो n बराबर फर्स्ट स्टेट में हूं तो n बराबर अगली स्टेट में हूं तो n बराबर फिर अगली स्टेट में हूं तो n बराबर, यही तो था। अब यही समझ में नहीं आ रहा है 1 2 3 4 ये है क्या? देखो कोई मेरे पास में एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट देखूंगा तो यही तो फर्स्ट ऑर्बिट है जहां इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। फिर मैं किस पर जाऊंगा? दूसरे पर, ये दूसरा ऑर्बिट, फिर तीसरे पर, ये तीसरा ऑर्बिट, ऐसे ऑर्बिट्स होते रहेंगे। अब जरा सोचो अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है, सेकंड ऑर्बिट से किसमें आता है? फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में। तो सबसे पहले देखो सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी कितनी है। मैं अभी किसकी बात कर रहा हूँ? हाइड्रोजन की। अभी मैं बात कर रहा हूँ मान लो फॉर हाइड्रोजन, कल ये सब भी बता चुका था मैं। हाइड्रोजन की बात करूं तो एनर्जी का फार्मूला होता था -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बिल्कुल सही बात। अगर सर मैं ये कहूं हाइड्रोजन तो तुम बोले जेड बराबर 1, बोले ठीक है। अगर जेड बराबर 1 तो यहाँ पर बचा एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ हाइड्रोजन का पहले इसको बोलते हैं हम ग्राउंड, मैंने कल ये भी बताया। n बराबर 1 को बोलेंगे ग्राउंड स्टेट, फिर 2 को बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसे बोलेंगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अगर तुमसे पूछा जाए थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट n बराबर 4 हो गया। n बराबर क्या हो गया? 4 हो गया, क्योंकि ये फर्स्ट है, ये सेकंड एक्साइटेड, ये थर्ड। ग्राउंड पूछा जाए तो n बराबर क्या हो गया? 1। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है सर। अब मैंने तुमसे कहा बताओ ग्राउंड स्टेट पर एनर्जी कितनी होगी, तो तुम बोले दिक्कत किस बात की है? n बराबर 1 कर दो। अगर n बराबर 1 किया मैंने तो एनर्जी आई यहाँ पर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या बताओ सेकंड में कितना होगा? पहला ये था, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके पास टोटल एनर्जी ये है, लेकिन ये किसका? ये क्या है? हाइड्रोजन का है। किसका है? हाइड्रोजन का। तो एनर्जी इसकी ये है। अगर मैं कहूँ सेकंड में तो n बराबर क्या हो गया? 2। अगर n बराबर 2 करूंगा तो 2 2 जा
4 को जब मैंने इससे डिवाइड किया तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं किस में पहुंच जाऊं सर? थर्ड में गया तो n बराबर थर्ड ही आ गया। अगर मैं थर्ड में एनर्जी की बात करूंगा तो मेरे पास एनर्जी 3 थी, क्या हो गया 9। जब 9 को इससे डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आ रही है? अब मैं उसके बाद कौन सा ऑर्बिट में आ गया? फोर्थ का मतलब 4 चौक 16 को जब इससे भाग करूंगा तो आएगा -0.88 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही चलते रहेंगे कब तक? इन्फिनिटी तक। कहां तक चलते रहेंगे? इन्फिनिटी तक ये चलते रहेंगे। अब दूसरी चीज मैं तुम्हें बताऊंगा सर, -13.6 बताओ, मैंने कहा था ये कर्जा है। अब देखो इसके पास कर्जा ज्यादा, इसके पास कर्जा कम, यहाँ माइनस कम है, यहाँ माइनस ज्यादा, यहाँ कर्जा ज्यादा। अब बताओ मैं कहूँ इन दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा है? तो ऊपर वाले की एनर्जी ज्यादा है क्योंकि इसके पास कर्जा कम है, इसके पास कर्जा ज्यादा है। अब मैं एक सिंपल सी तुमसे मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ। मान लो मेरे पास में कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ था, यहाँ का मतलब है जो ये हाइड्रोजन एटम में घूम रहा है तो n बराबर 2 यही तो है। अब ये वाला 2 से देखो 2 से कहाँ आ गया? 1। अगर 2 से 1 में आएगा तो पहले इसके पास सिर्फ कर्जा कितना था? माइनस का 3.4। अब कितना कर्जा हो गया? माइनस का 13.6। तो जो अब देखो इसने कितना कर्जा लिया? किसी से कर्जा लिया ही तो, और लेके क्या करा? खत्म किया है, तभी तो यहाँ से यहाँ पहुंचा है। तो कितना कर्जा लेके खत्म कर दिया? इसमें से ये घटा दो, इसमें से अगर ये घटा देंगे तो हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें से ये घटा दो। अगर इसको इतना कर्जा तुम और दे दो तो ये यही तो पहुंच जाएगा बेचारा। ठीक है, इसने अपनी एनर्जी निकाली, ये क्या निकाली? एनर्जी। ऐसे ही मैंने तुमसे कहा, अच्छा तुम्हारे दिमाग में कहीं ये तो नहीं आ रहा है कि सर ये इलेक्ट्रॉन इसमें क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि ये धनात्मक है, अगर इसके अंदर चला गया तो खत्म हो जाएगा। समझ आ रही है? पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को खत्म कर देंगे। अच्छा अब देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, ये किसमें है? सेकंड एक्साइटेड स्टेट से अगर ये ग्राउंड स्टेट में आएगा तो यहाँ पर एनर्जी कितनी है? माइनस का 1.5 वोल्ट। अगर यहाँ से ये यहाँ पर आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा? निकालेगा। कितनी निकालेगा? इसमें से ये घटा दो। अगर मैं इसमें से ये घटाऊंगा तो मेरा आंसर आएगा लगभग 12 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, 12 पॉइंट कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी तो एनर्जी निकालेगा, इतनी एनर्जी निकालेगा। अच्छा अब तुम मेरे एक बात सोचो सर, सिंपल सी चीज आपने बताई थी E=SC/λ। मैं तो सिंपल ये जानता हूं। एनर्जी मुझे बताओ यहाँ एनर्जी ज्यादा होगी कि यहाँ ज्यादा होगी? सर यहाँ ज्यादा है, यहाँ 12 है, यहाँ 10 है। जहाँ एनर्जी ज्यादा वहाँ लैम्डा कम। तो लैम्डा ये वाले को अगर मैं लैम्डा 1 कहूँ, इसको लैम्डा 2, तो 100% सब लैम्डा 1 क्या होगा? कम होगा लैम्डा 2 से। क्यों? क्योंकि देखो लैम्डा 2 ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि इसकी एनर्जी कम। एनर्जी कम मैं जानता हूँ, एनर्जी कम तो लैम्डा क्या होता है? ज्यादा। एनर्जी ज्यादा तो लैम्डा क्या होता है? कम होता है। बात समझ आ रही है? इस टाइप से ये होता है। चलो ये भी नहीं लिखना है सब। अब हम जो करेंगे बात उसकी बात करते हैं। ठीक है, तुम्हारा हल्का हल्का रिवाइज हो गया, तुम्हें ये पता चल गया कि हमने कल पढ़ा तो पढ़ा क्या। पता नहीं है हम तो सही है, मैम कैसे बताती होंगी इसे? अब हम लोग पढ़ते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, जरा सोचो सर, अब मैं जो बात करूंगा वो हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये तुमने पढ़ा है 12th में, बहुत पढ़ा है। ये मैंने माना ग्राउंड स्टेट, n बराबर 1। फिर तुम बोले n बराबर 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट।
फिर आप बोले n इक्वल टू 3 सेकेंड एक्साइटेड, फिर बोले n इक्वल टू 4, फिर बोले n इक्वल टू 5, फिर n इक्वल टू 6, फिर n इक्वल टू 7। बात समझ आ रही है? अब देखो सबसे पहले सर ये ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन के पास जो टोटल एनर्जी है वो तो बोले -13.6 इलेक्ट्रॉन। कैसे निकाला अभी तो मैंने तुम्हें बताया, -13.6 अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर n बराबर 2 पर जाऊंगा तो बोलो -3.4, फिर फिर -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर कितना आएगा -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे चलता रहेगा, ठीक है? इस टाइप से चलता आया। कैसे तुम जानते हो, अगर 3 है तो 3 3 जा 9 से डिवाइड करके आंसर आएगा। अब जरा सबसे पहले मैं बात करता हूँ सर लाइमन की, ठीक है? एक लाइमन सीरीज हमने पढ़ी थी। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, ध्यान, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं से आए और अगर वो फर्स्ट में आएगा तो कहलाएगा लाइमन। क्या कहलाएगा? लाइमन। कहीं से भी आए, कहीं से भी आए और अगर वो फर्स्ट में आएगा तो वो लाइमन सीरीज कहलाएगा। ये कहलाएगी लाइमन सीरीज, ठीक है? कोई इलेक्ट्रॉन कहीं से आए और अगर वो सेकंड में आता है, सेकंड में आता है तो वो कहलाएगी बालूर। कोई इलेक्ट्रॉन कहीं से आए अगर वो थर्ड में आता है तो कहलाएगी पाश्चन। कोई कहीं से आए, ये क्या कहलाएगी? ब्रैकेट, है ना? कहीं से आए अगर यहां आएगा तो वो कहलाएगी P1। ये ठीक है? लाइमन, बालमन, पाश्चन, ब्रैकेट, फुन, ठीक है? फुन। अब सबसे पहले ये चीजें हैं सर, लाइमन हो गई, बालमन हो गई, पाश्चन हो गई, ब्रैकेट हो गई, फुन हो गई, ठीक है? ये हो गई। अब तो मुझे एक बात मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में तुमसे पूछता हूँ सर, अगर मैं कहा अगर ऊपर इन्फिनिटी है तो बेटा इन्फिनिटी पर जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? जीरो। एनर्जी होती है इन्फिनिटी पर जीरो। अगर मैं तुमसे कहूँ मैं जीरो से, कहां से? जीरो से अगर ग्राउंड स्टेट पे आया तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज की होगी, सबसे ज्यादा क्या गई होगी? एनर्जी रिलीज। सोचो अगर मैं जीरो से यहां हूं तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करूंगा। एनर्जी सबसे ज्यादा तो लैम्डा सबसे कम। पता अगर मैं इसमें कहूं, जरा सोचना सर, मैं लाइमन में सोचो, लाइमन में अगर मैं यहां से यहां तक हूं तो एनर्जी 10.2 निकली होगी। अगर मैं यहां से यहां आऊं तो एनर्जी कितनी निकली होगी? तो सर ये 12 पॉइंट कुछ निकली होगी। यहां से यहां आऊंगा तो और ज्यादा, यहां से यहां आऊंगा तो और ज्यादा, जैसे जैसे मैं तो सबसे कम एनर्जी कम निकलेगी, सबसे कम। जब मैं यहां से कहा हूं 2 से अगर मैं 1 में आऊंगा तो एनर्जी सबसे कम, एनर्जी सबसे कम तो लैम्डा सबसे ज्यादा, ठीक है? एनर्जी सबसे ज्यादा कब निकलेगी? जब मैं कहां से आऊंगा? इन्फिनिटी से फर्स्ट में। इन्फिनिटी से फर्स्ट में आऊंगा तो एनर्जी सबसे ज्यादा, एनर्जी सबसे ज्यादा तो लैम्डा सबसे कम, ठीक है? अब देखो एक सिंपल सा मैंने क्वेश्चन पूछा कि मुझे जो लैम्डा प्राप्त हुआ, ठीक है, जो वेवलेंथ प्राप्त हुई वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। कैसी वेवलेंथ है? शॉर्टेस्ट का मतलब है लैम्डा सबसे छोटा। लैम्डा सबसे छोटा लाइमन में मुझे कब मिलेगा? जब मैं कहां से आऊंगा? इन्फिनिटी से 1 में, इन्फिनिटी से 1 में। क्यों? क्योंकि सर जी देखो अगर लैम्डा शॉर्टेस्ट की बात आई है
लैम्डा सबसे कम तो एनर्जी सबसे ज्यादा। ज्यादा, एनर्जी सबसे ज्यादा। तो एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ होगी? जब मैं इन्फिनिटी से कहाँ आऊंगा? लाइमन में। और लैम्डा क्या होगा? सबसे कम। तुमसे कहा जाए बताओ मैक्सिमम लैम्डा कहाँ मिलेगा? ठीक है, सबसे ज्यादा लैम्डा कहाँ पर मिलेगा? जब मैं कहाँ से आऊं? जहाँ एनर्जी सबसे कम होगी। एनर्जी लाइन में सबसे कम कहाँ होगी? कहाँ से? 2 से कहाँ आऊं? 1 में। ये एनर्जी सबसे कम, एनर्जी सबसे कम तो लैम्डा सबसे ज्यादा। ठीक, अब मैं बात कर रहा हूँ बार में। ठीक है, अगर तुमसे बार बार में पूछा गया बताओ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगी? अनंत से कहाँ आऊं? दूसरे। अनंत से कहाँ आऊं? दूसरे। अनंत से दूसरे में आऊंगा तो एनर्जी सबसे ज्यादा, एनर्जी सबसे ज्यादा तो लैम्डा सबसे कम मिलेगा। सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? जब मैं 3 से कहाँ आऊंगा? 2 पर। 3 से 2 में आऊंगा तो एनर्जी सबसे कम तो लैम्डा सबसे ज्यादा। ठीक है, ये चीज है। दूसरी चीज, एक चीज और याद रखना, लाइमन में मुझे जितनी भी रेज मिलती हैं, जितनी भी वेव मिलती हैं, वो सारी की सारी कहलाती हैं अल्ट्रावायलेट। क्या कहलाती है? अल्ट्रावायलेट। बालमर में जितनी भी होती हैं विजिबल। सब कहलाती हैं विजिबल रे। विजिबल। और इन तीनों में जो भी होती हैं इंफ्रारेड। सब कहलाती हैं इंफ्रारेड। ठीक है, तुमसे कहा जाए बताओ लाइमन सीरीज में तुम्हें कौन सी स्पेक्ट्रम, कौन सी वेव मिलेगी? तो लाइमन में मिलेगी यूवी, अल्ट्रावायलेट। ठीक है, तुमसे कहा जाए बालमर में कौन सी मिलेगी? विजिबल। तुमसे कहा जाए और नहीं पास्चल ब्रैकेट या फुंड में पूछ लिया जाए तो कौन सी मिलेगी? सारी की सारी इंफ्रारेड वेव्स मिलेगी। ये स्पेक्ट्रा थोड़ा देखो, उसके बाद में हम लोग अगले इसके बाद हम लोग एनर्जी पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो तुमको इसमें क्या याद करना है? सिर्फ ये याद करना है सिर्फ लाइमन में अल्ट्रा होता है, बार में विजिबल होता है, पास्चल में ब्रैकेट में फुंड में इंफ्रा क्या होगा? इंफ्रारेड होगा। ठीक, ये सी चीजें आपको ऐसे याद करना है। ठीक, और जब मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा रहा था तो मैंने लिखवाया था रवि बख्श जी, ठीक है, उसके आधार पे हम ये बता सकते थे कि किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, किसकी वेवलेंथ कम होगी। उस चीज़ को नोटिस कर सकते थे, बता सकते थे। ठीक, अब उसके बाद में बता लिया? हाँ सर, ठीक है। तुम लोगों ने जिस कागज का साइन किए थे, हाँ सर,
देखा दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। ये अपना नहीं, ये तो पढ़ा दिया तो लिखा लिखा हुआ है, जैसे डबल नेचर के 8 लेक्चर जमा होते हैं, क्योंकि लेक्चर्स हो गए बच्चे हैं कम, लेक्चर हैं बहुत। मैं सोचा उस विजन और रिवीजन करता हूँ, उन लोग कौन से पता चलता है। ठीक है, ये भी इससे थोड़ी ना पता चल जाएगा। ठीक, देखो अब हम लोग बात करते हैं, हमने बात करी थी एनर्जी की, ठीक है, एनर्जी की बात करी थी, आर की बात करी थी सब। देखो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों ओर मूव कर रहा है, किसी इलेक्ट्रॉन चारों ओर मूव कर रहा है न्यूक्लियस के, तो जो एनर्जी का फार्मूला होता था सर, टोटल एनर्जी का जो फार्मूला होता था, टोटल एनर्जी का फार्मूला वो होता था माइनस, क्या होता था, माइनस बोलो 30 ना 13.6 तो था m e की पावर 4, ये से m e की पावर 4 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, और क्या था 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू h स्क्वायर, ठीक है, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, ये था, ठीक है, ये फार्मूला था सर। अब देखो इसमें हम लोग जानते हैं E इक्वल टू, अगर हम लिखें तो HC अपॉन लैम्डा लिखेंगे, सिंपल सर, E इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। ठीक है सर, ये लिखेंगे। अब इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले ये देखो समझना है, ये मेरे पास में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में मान लो मेरे पास कोई ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट को मैंने माना n1, ठीक है, दूसरा जो मेरे पास ऑर्बिट है वो ऑर्बिट माना मैंने n2, जरा सोचना, ये n1 माना, ये कौन सा माना n2। अब कोई इलेक्ट्रॉन n2 से कहां आए, n1, अगर कोई इलेक्ट्रॉन n2 से कहां आए, एनर्जी रिलीज करेगा। यस सर। कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, ये हाइड्रोजन के लिए बता रहा हूँ, किसके लिए बता रहा हूँ, हाइड्रोजन के लिए। तो Z बराबर तो तुम्हें लास्ट में बनी रखना। अब मुझे बताओ, अगर मैं बेटा एनर्जी इसमें कहूँ, किसकी कहूँ, सेकंड की कहूँ, तो माइनस का m e की पावर 4 Z स्क्वायर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, n2 है तो n2 का स्क्वायर हो गया। मैं कहूँ बताओ वन में कितनी एनर्जी होगी, तो माइनस का m e की पावर 4 Z स्क्वायर 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n1, तो भी n1 स्क्वायर। अब मुझे अगर डेल्टा E निकालनी है, अब देखो अगर मैं डेल्टा E निकालूंगा तो डेल्टा E हम लोग कैसे निकालेंगे, डेल्टा E निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दोनों को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या करो, E2 माइनस E1, E2 करोगे, देखो वहां पर माइनस का m e की पावर 4 Z स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n2 स्क्वायर, माइनस और इधर भी माइनस m e की पावर 4 Z स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n1 माइनस माइनस प्लस, और इस सब में क्या कॉमन है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, m e की पावर 4 Z स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है, ये कॉमन है। तो ये बचा माइनस का, माइनस तो था ही, n2 स्क्वायर, और यहाँ बचा प्लस का, माइनस माइनस प्लस हो गया n1 स्क्वायर, सर मेरा ये बचा। अब देखो E इक्वल टू तुम जानते हो HC अपॉन लैम्डा, अगर ये वाला लैम्डा में यही रहेगा तो इस HC को कहाँ ले जाऊं, इस HC को नीचे ले जाऊंगा, इस HC को कहाँ ले जाऊंगा, नीचे। अगर इस HC को मैं नीचे ले जाऊंगा तो m e की पावर 4 Z स्क्वायर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h की पावर 3 इंटू c, इसको नीचे ले गए, यही तो हो गया। कैसा याद करवा रहे हैं, इतना याद तो याद ही नहीं होगा, तो याद करने के लिए बोल कौन रहा है, याद तो तुमको करना ही नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो
अगर मैं इसमें बोलूं सर ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये वाली ये पूरा बन जाता है r। क्या बन जाता है r, ठीक है। एंड e की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h की पावर 3 ये r बन जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 1.09 इंटू 10 की पावर 7 पर मीटर। तो एक वैल्यू तुम्हें r की याद करनी है, r की खाली ये वैल्यू याद करनी है, बस खाली ये याद करनी है, ठीक है। r की सिर्फ ये याद करनी है, ठीक है। तो इन सब की जगह अगर मैं r लगाऊं तो 1/λ बराबर r जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस n1 स्क्वायर अपॉन, सिर्फ तुम्हें ये याद करना है, बस ये याद करना है। और क्या याद करना है, r की वैल्यू जो होती है 1.07 इंटू 10 की पावर 1.09 इंटू 10 की पावर 7 पर मीटर। बस खाली इतना याद करना है, बाकी तुमको याद नहीं करना, ठीक है। बस खाली इतना याद करो, इतना ये याद कर लो। 1/λ बराबर r जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, सिर्फ इतना याद कर लो बस, बाकी कोई मतलब नहीं। क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा कि नहीं? ये कैलकुलेशन है, ये तुमको याद नहीं करनी किसी प्रकार, ठीक है। तो ये भी याद करनी है सर, क्योंकि डेरिवेशन ये 12th में आता है और 12th में डेरिवेशन आता है पूरा, लेकिन यहाँ डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमको ये फार्मूला जो मैंने लिख दिया है डब्बे में, यही डब्बे याद करना है। इसे लिखने के बाद हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे। चलो देखना क्वेश्चन, डिटरमाइन द वेवलेंथ, डिटरमाइन द वेवलेंथ of the radiation, determine the wavelength of the radiation required to excite the electron, excite excite the electron in Li plus from the first to the third Bohr orbit, from the first to the third Bohr orbit, first to the third Bohr orbit.
फर्स्ट टू द थर्ड वो ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में कह रहा है मैं फर्स्ट से कहां गया थर्ड, फर्स्ट से कहां गया थर्ड। अगर फर्स्ट से थर्ड में गया हूं, ध्यान रखना यहां हमेशा कम वाला लेना, यहां हमेशा ज्यादा जाना, ठीक है। तो n1 हो गया मेरा फर्स्ट और n2 मेरा हो गया थर्ड। किस में गया हूं Li++, ये लिथियम है, ठीक है। लिथियम के लिए Z क्या हो जाता है 3 हो गया। तुमसे क्या पूछी है वेवलेंथ, क्या तुमसे लैम्डा पूछा है? तो उठा के अगर मैं इसमें फार्मूला रखूं, R की वैल्यू क्या होती है सबको पता है 097, ठीक है। 097 को मत लेना, ठीक है, सिर्फ इसको लेना 1 को। तो 1 × 10 की पावर 7, यही तो ले लिया 7 1 बटे 1 से 3 में गया हूं तो 1 का स्क्वायर और यहाँ क्या हो गया 3 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा सर ये जेड तो तुमने लिया ही नहीं, यहाँ पर जेड भी तो लेना था, तो 3 3 का क्या हो गया 9, ठीक है। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ऊपर आया 9 × 10 की पावर 7 और यहाँ आया 1 - 1/। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 8/9, 9 से 9 कट गया, ये तो आया। अगर मैं इसे लिखूं, देखो 9 से 9 अगर मैं लैम्डा को लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा 1/8 × 10 की घात 7। देखो लैम्डा को अगर ऊपर ले जाऊंगा तो इस पूरी प्रॉपर्टीज को कहाँ लाना पड़ेगा नीचे। अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग ऊपर ले लें, इसे क्या लेते हैं ऊपर, तो ये हो जाएगा 1 × 10 की घात -7 और नीचे सिर्फ क्या है 8। अब 8 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूं, डिवाइड करना आता है ना, तो ठीक है 1 से डिवाइड करूं किसको 8 को, पहले पॉइंट लगाया 0 लगाया, 8 एकम 8, कितने बचे 2 लगाया, 8 दूनी 16, कितना आया 0.12 × 10 की पावर -7 या फिर 12 × 10 की पावर -9 या फिर 12 नैनोमीटर। समझ आ रही है? या तो 12 × 10 की पावर 9 या फिर 12 नैनोमीटर, ऐसे क्वेश्चन होगा, ऐसे इसका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन बता लिया। अगला क्वेश्चन देखो, A hydrogen atom initially in the ground level absorb a photon which excite it to n बराबर 4 लेवल, determine the wavelength and frequency of the photon,
अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले ये ग्राउंड स्टेट पर है। किस पर है? ग्राउंड स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट पर कोई फोटोन आता है, फोटोन ने आके इसे एनर्जी दी और ये इलेक्ट्रॉन बेचारा कहां पहुंच गया? यहां पर फोर्थ में पहुंच गया। एन बराबर, ठीक है। पहले कहां पर था? यहां से कहां पहुंच गया? यहां। अब यहां पर तभी तो पहुंचेगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन जब यहां पर था तो इसके पास में एनर्जी जो थी हाइड्रोजन के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। यस सर। ये तो थी। अब सर 1 2 3 4 में गया, यहाँ एनर्जी कितनी बची? -13.6 बटे 4 चौक 16। तो यहाँ पर कितना आएगा? 0.2 माइनस का 0.84। यही तो एनर्जी आई। यस सर। सही है। बताओ पहले कर्जा इतना था इसके ऊपर, अब कर्जा इतना रह गया, तो इस फोटोन ने इसे कितना दे दिया? तो क्या करोगे बोलो? इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये घटाओ, ये तो होगा। तो सर अगर मैं डेल्टा ई देखूं तो माइनस का 0.84 माइनस का 13.6 माइनस का 0.84 माइनस माइनस प्लस 13.6। अगर तुम इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाजू लगा, ठीक है, 13.6 में से 0.84 को सब्ट्रैक्ट करूं, घटाऊं, इधर से घटे, 10 में से 4 गए 6 7 7 ही बचेंगे ना इधर। ठीक है, अगले 12.76 तो प्लस का 12.76 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो फोटॉन्स पड़ा था इसके ऊपर उसके पास में इतनी एनर्जी थी, तभी तो ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया। यस सर। अब तुमसे क्या पूछा है? तुमसे पूछा है कि बताओ इसकी लैम्बडा क्या होगी, वेवलेंथ। तो तुम जानते हो E इक्वल टू क्या होता है? hc अपॉन लैम्बडा। अगर मैं लैम्बडा निकालूंगा तो hc अपॉन क्या करना पड़ेगा? 1276। तुम्हें मैंने बता रखा है सर hc की वैल्यू, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक होता है 12,375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, और नीचे है 1276 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इसको मैं इससे काटूंगा, ठीक है, 12.76 को अगर मैं इससे भाग कर भी दूं तो मेरे पास में जो लैम्बडा आती है ना वो लगभग 970 के करीब आ रही है। 970 जब इसको इससे भाग दो तो लगभग 970 एंगस्ट्रॉम के करीब आएगा। ठीक है, अब तुमसे वेवलेंथ के बाद क्या पूछा? फ्रीक्वेंसी। तो तुम जानते हो फ्रीक्वेंसी क्या होता है सर? c अपॉन लैम्बडा। c है 10⁸ और ये है 970 ये। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरी जो फ्रीक्वेंसी आती है वो आएगी 3 × 10⁻15 हर्ट्ज के करीब। ठीक है, तो मेरी फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी और मेरे पास क्या आ जाएगा? लैम्बडा। सिंपल सी बात। पेपर आज भी बहुत भंडारे चल रहे थे ना? चल रहे थे भंडारे आज? नहीं चल रहे? तुम तो इतना रास्ता तय करके आते हो। मैंने देखा नहीं था। ठीक है,
मैं डायग्राम निकाल रहा हूँ। ठीक है, देखो एक बात, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए ये ग्राउंड स्टेट, ये जो क्वेश्चन पूछे हैं वो यही से पूछे जाएंगे। बोले ठीक है, अगर कोई भी चीज यहाँ से यहाँ आ रही है, कौन सी सीरीज कहलाएगी? लाइमन, बाल्मर, फास्टन, लाइमन क्या कहलाएगी? कोई भी चीज यहाँ से तुमसे कह दिया बताओ, यहाँ से यहाँ तक आई तो ये कौन सी कहलाएगी? बाल्मर। कौन सी कहलाएगी? ये वाली कौन से में आएगी? विजिबल की, अल्ट्रा की, इंफ्रा? जितने भी बाल्मर होती सब किसमें आती है? विजिबल। तो ये विजिबल कहलाएगी, ये तुम्हारी यूवी, अल्ट्रा। ठीक है सर। और अब जरा एक बात सोचो सर, ये हायर एनर्जी से कहाँ आ रही है? लोअर एनर्जी। लोअर एनर्जी, तो ये पहले कर्जा कम, अब कर्जा ज्यादा। अगर हायर से लोअर में आ रही है तो एनर्जी ज्यादा निकालेगी, तो एनर्जी ज्यादा निकालेगी तो लैम्डा कम, और इसका लैम्डा ज्यादा। सिंपल सा हो गया, लैम्डा ज्यादा। ठीक है, अगर मान लो मैंने कहीं से ये कहा कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है वो फिफ्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है, ठीक है, फिफ्थ से सेकंड में आ रहा है, तो अगर मैं तुमसे लैम्डा का फार्मूला पूछूं तो तुम बोले अगर हाइड्रोजन है तो जेड की वैल्यू क्या होगी? हाइड्रोजन है तो जेड की वैल्यू है, अगर जेड की वैल्यू है तो सभी सिर्फ बचा r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। एक तो लगेगा सिर्फ फार्मूला, सिर्फ ये फार्मूला लग जाएगा। अब एक बात देखो, अगर मैं तुमसे कहूं एक चीज, अगर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, number of spectral lines, नंबर ऑफ, ठीक है, देखो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब ये होता है, जैसे अलीना, आपने जीना देखा है? कौन सा जीना? सीढ़ी वाला। अब मान लो तुम जीने के थर्ड पैलकारी पे हो, कितने पैलकारी पे हो? अब थर्ड से तुम्हें फर्स्ट पे आना है, तो तुम कितने तरीके से आ सकती हो? जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड है यहाँ पर है, तो कितने तरीके से आ सकती हो? एक तरीका ये है, तुम पहले यहाँ से यहाँ आओ, फिर यहाँ से, एक तरीका ये है तुम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ सकते नहीं? आ सकते, ठीक है। और कोई तरीका यहाँ से यहाँ नहीं, सिर्फ 3 तरीके हैं। तो यहाँ पर कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं? 3, ठीक है। कितनी प्रकार की वेवलेंथ निकलेंगी? तो 3, 1 2 3 अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ निकलेंगी, ठीक है। अब मैंने कहा मान लो मैं 4 से कहाँ आ रहा हूँ? 1 में, 4 से, चौथा ये है, मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं 4 से 1 में आऊंगा तो पहला तरीका है यहाँ से यहाँ आऊं, फिर यहाँ से यहाँ आऊं, फिर यहाँ से यहाँ। अगला तरीका ऐसा भी तो हो सकता है सर, मैं यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आऊं और फिर यहाँ से यहाँ तो आएंगे, यहाँ से यहाँ तो आएंगे। अगला तरीका, इसके बाद में तरीका ये है कि मैं यहाँ से डायरेक्ट ही यहाँ आऊं। एक तरीका ये है मैं यहाँ से यहाँ आऊं, फिर यहाँ से यहाँ आऊं, ऐसे हो सकता है। पहला यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से, ठीक है। अगला यहाँ से यहाँ, ठीक है। अगला यहाँ से डायरेक्ट यहाँ। एक तरीका ये भी हो सकता है यहाँ से यहाँ हूँ, फिर यहाँ से कूद के कहाँ हूँ, यहाँ। और कोई तरीका हो सकता है? तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस होगी? 1 2 3 4 5 6, तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस है? 6। और यहाँ से यहाँ हमारा 3, 1 2 3, ठीक है। अगर अब सर जी मान लो तुमसे अभी मैंने 4 से 1 में आया हूं तो तुमने 6 बताई। अब मैं तुमसे कहूं बताओ तुम 10 से 2 में आए हो,
10 से कहाँ आए हो? 2 में। तो पूरे 3 घंटे स्पेक्ट्रल लाइन बनाने में बीत जाएंगे और उसके बावजूद भी आंसर क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है डीसी पांडे में थोड़ा गलत है, और भी किताबों में कुछ और दिया गया है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फार्मूला, ठीक है, क्या होता है? मैं कहां से आ रहा हूं तो n2 से आ रहा हूं, n1 तक आ रहा हूं तो n2 माइनस n1, साथ में n2 माइनस n1 प्लस 1 बटे 2, ये फार्मूला। देखिए क्या फार्मूला लगाएंगे? n2 माइनस n1 फिर n2 माइनस n1 प्लस 1 बटे 2, ये फार्मूला लगाते हैं। अब जरा मैंने तुमसे कहा मैं सेकंड से कहां आया हूं? फर्स्ट में। अगर यहाँ 2 में से 1 गया 1 बचा, और 2 में से 1 गया 1 बचा, और 3 हो गए, नहीं 2 सॉरी 3 है यहाँ पर। ये n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3। अगर मैं 3 से 1 में आया हूँ, 3 में से 1 घटाया तो 2 बचा, 3 में से 1 घटाया तो 2 बचा, 2 प्लस 1 क्या हो गया? 3 बटे 2। तो कितना आई? 3। तो देखो इसमें कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस थी? 3। अब इसमें आया मैं 4 से किस में आया हूँ? 1 में। 4 से 1 में आया तो मैं यहाँ 4 में से 1 गया 3, और 4 में से 1 गया तो 3, और प्लस 4 बटे 2 दूनी 4, कितनी आ गई? 6 इस तरह। ठीक है, ऐसे तुम निकालो। मतलब देखो कुछ किताबों में ये फार्मूला है n माइनस 1 बटे 2, इसे याद मत करना, ये कुछ जगह फेल हो जाता है। ठीक है, कुछ जगह फार्मूला ये फेल हो जाता है। ये सदाबहार फार्मूला ये कभी फेल हो ही नहीं सकता। जैसे मैंने तुमसे अभी क्वेश्चन कहा था 10 से मैं 2 में आया, 10 से किस में आया? 2 में। सीधे क्वेश्चन को बताओ टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव 10th ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, ठीक है, तो कुछ करना नहीं है। 10 में से पहले 2 हटाओ, 8 बचे, फिर 10 में से 2 हटाओ, 8 बचे, 8 प्लस 1 क्या हो गया? बटे 2 चौक 9 चौक 36 स्पेक्ट्रम लाइन कितनी होंगी? 36। सीधी सी बात है। ठीक है, 36। कैसे किया? अरे मैं यहाँ पर मैंने ऐसे कर दिया, ये उतार नहीं तुम खाली ये उतार। मैंने कहा 10 से 2 में आया, तो 10 से 2 में देखो 10 से 2 में आया, तो 10 से 2 में 10 में से 2 घटाए, 10 में से 2 घटाए 8 बचे, फिर 8 और 1 9, तो इधर 9 और यहाँ 8 बटे 2, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस ऐसे हम देखते हैं। एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है। इसके साथ में होगा एक्साइटेशन पोटेंशियल। मैम आपको रेट के बारे में ज़्यादा बताते नहीं क्लास में क्या? हाँ सर। हैं? चलिए वो चाहे करेंगे, चलो बताते हैं नीट के बारे में, बच्चों को पता नहीं होगा, हमें कौन बताता है तो सब पता है। एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन। आज के दिन में रंगोली पता ही नहीं पड़ता। हाँ आपने बताया था। मैंने क्या बताया तुमको? आज के दिन रंगोली कटा ही नहीं पड़ेगा, पूरे दिन कटा ही नहीं पड़ेगा, घूमेंगे पूरे दिन घूमेंगे। और हम लोगों की जो नॉर्थ इंडियन है, हम लोग अपन लोग ये सोचते हैं कि आज के दिन आज करो ना, तो सरस्वती मैया नाराज हो जाएंगी, आज और सरस्वती माता नाराज हुई तो पूरे साल दुनिया नहीं आएगी, है ना? ये चीज रहती है। ठीक।
जैसे अपने पढ़ने का अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, ठीक है। ये अरे कितने बजे तक पढ़ती हो तुम? 1 बजे तक पढ़ती हो? अच्छा ठीक, बहुत अच्छा। सुबह कितने बजे उठती हो? 6 बजे। 2 बजे सोती हो, 6 बजे उठ जाती हो? ज्यादा सोया करो तभी कमजोर हो। अच्छा, आप कितने बजे तक पढ़ती हो रात में? 2 बजे तक पढ़ती हो। सुबह कितने बजे उठती हो? 8 बजे। घर वाले डंडा मार के उठाते हैं? अपने आप उठती है? चलो सही। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई में निकालो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, ठीक है। और कोशिश किया करो, मैंने कहा था थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। और मैं आपको मैंने कहा था पेपर में भेज देता हूँ, हालांकि मुझे लगता है 3 घंटे निकालना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन एक दफे को मैं तुमको सही बताऊँगा। बिल्कुल सही बात ये है, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तब भी, कि तुम चाहे फिजिक्स के लिए टाइम मत निकालो, बायोलॉजी का पेपर जरूर सॉल्व, ठीक है भाई। 360 की बायोलॉजी है, और बायोलॉजी चीज़ एक ऐसी है जो तुम्हें याद बहुत आराम से होती है, ठीक है। बायोलॉजी में अगर दांत मुंह में है तो मुंह में ही होंगे, सही है। और वो फिजिक्स में तो ऐसे चेंज कर देता है, कोई ऐसा दूसरा कुछ होता ही नहीं। तो बायोलॉजी जो फिक्स है वो फिक्स है। आधी बायोलॉजी तो तुम्हारी देखी हुई है, आधी बायोलॉजी देखी हुई है, पेड़ पौधे ये सब देखे हुए हैं, सब देखे हुए हैं, एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, ठीक है। जुकाम बुखार खांसी सर्दी सब आती है तुमको, हैं कौन से प्रोटीन कौन से क्या है, ये थोड़ा बहुत साइंटिफिक नाम याद करने पड़ते हैं, थोड़ा बहुत साइंटिफिक नाम याद करने पड़ते हैं, ठीक है। साइंस वाले में तो वो याद करने पड़ते हैं, उस और कोई दिक्कत नहीं है। तो बायोलॉजी पर विशेष फोकस करो, फिर फिजिक्स पे क्वेश्चंस लगाओ, उसके पहले फार्मूला याद। फिजिक्स तब तक नहीं होगी जब तक तुम्हें फार्मूला याद होंगे, फार्मूला याद होंगे नहीं फिजिक्स नहीं, ये चीज है। अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं एक्साइटेशन एनर्जी, फिर बात करेंगे पोटेंशियल। तब सब में कोई दिक्कत ना किसी प्रकार से। देखो ये बात प्रेमपाल बताएगा। प्रेमपाल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, ग्राउंड स्टेट n बराबर 2, एनर्जी ग्राउंड स्टेट पर कितनी होगी? कितना? हाँ -13.6। यहाँ कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है, यही तो होगी। अब जरा सोचो सर, एक्साइटेशन एनर्जी क्या है? कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ से तुमने उसे एनर्जी दी, और वो एनर्जी से यहाँ से मान लो वो यहाँ पहुंच गया, 1 से कहाँ पहुंच गया? 2। तो जो एनर्जी तुमने दी यहाँ से यहाँ जाने के लिए, वही क्या कहलाएगी? एक्साइटेशन एनर्जी। यानी कि सर अगर मैंने यहाँ पर E1 माना और यहाँ क्या माना? E2, तो एक्साइटेशन जो एनर्जी होगी वो हम लोग कैसे निकालेंगे? E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 करके हम निकालेंगे, इसे हम बोलेंगे एक्साइटेशन एनर्जी। यहाँ से यहाँ पहुँचना। अब पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल का मतलब है जो तुमने एनर्जी दी थी उसका जो पोटेंशियल था वही क्या कहलाएगा तुम्हारा?
एक्साइटेशन पोटेंशियल। अब देखो कैसे एक्साइटेशन पोटेंशियल। अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तुम लोगों से, तुम बोले थे कि सर एनर्जी का एक फार्मूला तुमने ई भी पढ़ा था। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैंने कहा यहाँ पर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो निकली, तो अगर मैं यहाँ पर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई से ई, तो कितना कितना पोटेंशियल आया? 10.2 वोल्ट आ गया मेरा पोटेंशियल। ठीक है, तो वो एनर्जी जो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है उसे क्या बोलते हैं? एक्साइटेशन एनर्जी। या वो एनर्जी जिससे कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, एक्साइट होकर एक ऑर्बिट से कहां पहुंच जाए? दूसरे ऑर्बिट। उसे बोलेंगे एक्साइटेशन एनर्जी। और वो पोटेंशियल, उस एनर्जी का जो पोटेंशियल होगा जिससे वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में पहुंच जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? एक्साइटेशन पोटेंशियल। ठीक है, एनर्जी और पोटेंशियल में ऐसे ही अंतर। जैसे मान लो अगर कहीं तुम्हें एनर्जी दे रखी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, तो पोटेंशियल क्या होगा? 3 वोल्ट। और पोटेंशियल तुम्हें दे रखा है मान लो 4 वोल्ट, तो समझ जाओ एनर्जी कितनी? एक्साइटेशन 4 इलेक्ट्रॉन। सिर्फ ई से मल्टीप्लाई करो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें लिखो, इसमें लिखो द एनर्जी required to take an electron from its lower energy state to higher energy state, lower energy state to higher energy state is known as excitation energy, is known as excitation energy। न्यू लाइन से लिखना, an electron should be accelerated to gain higher state, is called excitation potential। ठीक है, ये फिगर बना लो और ये पूरा लिखो, ये फिगर बना लो, ये लिख लो, ये एक्साइटेशन एनर्जी होगी, ये एक्साइटेशन पोटेंशियल होगी। उसके बाद में अगला हेडिंग पड़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन। अब इसको समझो, सबसे इसको कहने का मतलब ये है कि मैं किसी इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन कोई भी स्टेट में
कोई भी स्टेट में अगर मैं उस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दूं कि वो अपना ऑर्बिट छोड़कर इनफाइनाइट पर पहुंच जाए, कहां पहुंच जाए? इनफाइनाइट। तो उस एनर्जी को हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि हमने उस इलेक्ट्रॉन को आयनाइज कर दिया, ठीक है, अपने एटम को छोड़ के इन्फिनिटी पर पहुंच। अब जरा सोचना, तुम्हें पता है कि अगर मैं इन्फिनिटी की बात करूं, n बराबर इन्फिनिटी, तो वहां एनर्जी कितनी होती है? 0। इन्फिनिटी पर एनर्जी 0 होती है। दूसरी बात बताइए जाने, इन्फिनिटी पर एनर्जी क्या होती है? 0। अब बताओ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ से अगर तुमने यहाँ इसे आयनाइज किया तो ये कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी पर। कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी पर। तो अगर इन्फिनिटी पर गया E1 से, और तुम्हें पता है इन्फिनिटी पर एनर्जी कितनी होती है सर? 0। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो मेरा कितना आएगा? प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ, मेरे कहने का मतलब है तुम उसे आयनाइज करो, आयनाइज मतलब उसे कर्ज मुक्त करो, ठीक है। इसके पास कर्जा कितना है? 13.6। इसे कर्ज मुक्त करोगे तो ये तभी तो इन्फिनिटी पर पहुंचेगा। तो इन्फिनिटी पर पहुंचेगा तो इसे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 13.6, क्योंकि कर्ज मुक्त करोगे तो एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 0। तो मैं कहूंगा बताओ, इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कितनी है? 13.6 इलेक्ट्रॉन। इसकी कितनी है? 3.4 इलेक्ट्रॉन। 3.4। अगर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसे तुम 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दोगे तो ये यहाँ से आयनाइज होकर कहाँ पहुंच जाएगा? इनफाइनाइट। सही है। अब मुझे बताओ, आयनाइजेशन पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं, अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करेंगे, सबसे पहले आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? तो सर जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब ये है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन को तुमने यहाँ पर एनर्जी दी, यहाँ एनर्जी दी, तो ये आयनाइज कब होगा? जब इसे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दोगे। तो कितना वोल्ट दोगे? कितना? 13.6 वोल्ट। वही क्या कहलाएगा? आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। तो वो 13.6 तुम्हारा आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया। यहाँ पर आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना हो गया? 3.4, ठीक है। ये आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया। पहले ये हेडिंग डालो, फिर ये फिगर लिखो, फिर अपन लोग लिखना है, सही है। लिखो, उतारिया, लिखो। तीसरा पूरे खत्म कर दिए सब हैं? 1 महीने चलते ना? कितने महीने तक सिखाते हो? 1 महीने चलते ना? नहीं चलते हम ये सब, जहाँ हम हो वहाँ 1 हफ्ते चल रहे हैं, ऐसा हो सकता है? अच्छा सही बताओ, एक दिन में कितने खा लेते हो? 1 डिब्बा? 1 डिब्बा? तो 1 भी क्यों खाते हो? वो भी खाया करो। मैं अपनी रिश्तेदारी में गया तो वहां का सीन मुझे अजीब लगा। वो हर बंदे से पूछते थे पापा के रिलेशन का, बोले अच्छा तो बोले तो कितने रोटी खाओगे? तो वो कहते हैं मैं 4 बना, उनकी गिनती की 4 बना। अब वो मैं अकेले गया हुआ था, वो उसके लड़के के सामने था, वो मुझसे भी पूछने लगी तुम कितनी रोटी खाओगे? अब मैं चक्कर में पड़ गया, नहीं खाऊंगा, ठीक है। अब रोटी किस पर डिपेंड करती है? सब्जी पर। सब्जी पर डिपेंड करती है। तो पहले तो ये तो बताओ कि बना क्या रहे हो, और जो बना रहे हो कैसा बना रहे हो, तभी तो हम डिपेंड करेंगे भाई। तो मैंने कहा अब वहां पर ये होगा, वैसे मान लो जैसे यूज चलिए भी 2 रोटी बता दी, कितनी रोटी खाते हो लोग? 2, भले वो 12 खाते हो। अगर किसी से तुम
कोई तुमसे पूछेगा कि तुम कितनी रोटी खाते हो तो तुम क्या कहोगे? कम से कम बताओगे? हमने कहा कितने कम बताया? हमने 5 तो मान लो। अब हम ठहरे कभी प्योर गांव के इंसान, वो ठहरे शहर के। ठीक है, शहर के बच्चे तुम जानते हो, शहर की रोटी इतनी बड़ी होती है, इतनी तगड़ी होती है कि हवा मारो तो उड़ जाए। इतनी तगड़ी रोटी होती है, ठीक है। हाँ, अब वो रोटी देख के तो भूखे रह गए, ठीक है, फिर बाहर गए, कुछ खा पी के आए, तब आए वापस, हम लोग बच गए। शहर में, गांव में पूरे अपने यहाँ पर तब भी गांव में रोटी सही तब भी पई जाती है। तुम हरियाणा चले जाओ, वहाँ ठिक्कर बनते हैं, ठिक्कर मतलब इतनी मोटी रोटी होती है वहाँ पर ना कि तुम ऐसे तोड़ोगे तो पूरे तुम खस्ते की तरह एकदम टूटेगी। काफी मोटी रोटी होती है, चावल की रोटी होती है, चावल की रोटी होती है। मैं हरियाणा गया था तो वैसे देखा जाए तो जैसे मेरे एक दोस्त था, उसकी सिस्टर की शादी थी, तो मैं 3-4 दिन पहले ही हरियाणा पहुंच गया। उसके साथ बोले अपने साथ में आईटी से बोले चलो साथ में वहीं पर चलें। हमने कहा ठीक है, घर पे कर लेंगे, तेरे साथ भी कर लेंगे। तो हम गए हैं, तो मैंने वहाँ का खान पान देखा, भाई इतना खाते हैं ना कि यहाँ के लोग कतई नहीं खा सकते। अच्छा, मैं खाने पीने की बात ज्यादा क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे खाना पीना खुद पसंद है। बात ये है ना, ये चीज है। तो वहां पर मैं गया तो रात में जाके सो गया। सुबह उसकी मम्मी आई। अपने यहाँ जैसे ये अपने यहाँ ये जग है, ठीक है, अपने यहाँ ये है, उनके यहाँ मग्गा होता है स्टील का, ठीक है। इससे थोड़ा सा छोटा मान लो वो मग्गा भर के वो छाछ रखने के लिए मट्ठा, जैसे अपने यहाँ मट्ठा बोलते हैं, और वो भी मट्ठा अकोर के, तुम जानते हो ना, जीरा उधर लगा के। उसके साथ में उसकी मम्मी लेके आई बाजरा की रोटी, ठंडे को देते हैं बाजरा की रोटी, पहली बार जिंदगी में खाई। 2 रोटी लेके आई, एक नीचे एक ऊपर, और उसके बीच में चटनी साइड में थी। मैं देसी घी का वो था बटर, नैनी हिंदी में नैनी, इतनी नैनी रख के लेके वो खाया पिया, घूमे फिरे। 1 घंटे बाद फिर बोली खाना खा, फिर 2 घंटे बाद फिर बोली खाना खा लो। हमने खा तो लेकिन पचाए ना भाई, हमारा शरीर उस हिसाब से विकसित नहीं हुआ है, जिस हिसाब से उनका शरीर विकसित हुआ है। और सोई वहां पर जो थे, जो मेरे दोस्त था, उसकी हाइट मुझसे थोड़ी सी ज्यादा आई होगी, लेकिन मेरे दोस्त जिसकी बहन की शादी थी, वो मेरे से इतनी लंबी थी, समझो, मेरे से इतनी लंबी। और उसके बाद में जब मैंने वहां पर माहौल देखा सब लोगों का, मुझे ये लगा था मैं गंधा हूँ। जब मैं इधर यहाँ पर लगता है कि भाई अपनी हाइट सही है। वहां मैं देखूं लड़कियां देख रहा हूँ, लड़की मुझसे लंबी, यहाँ देख लो मुझसे लड़की लंबी कोई बहुत कम मिलेगी, बहुत ही कम अगर हो जाए, जैसे 173-74 करीब हाइट है, इससे कम होती नहीं। और वहां पर तो सभी ऊपर। तो ये खान पीन का बहुत बड़ा इफेक्ट करता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ खूब खाया पिया करो, आते बढ़ते चक्कर मत रहा करो, बड़े चक्कर मत रहा करो, खूब खाओ, हम पहले आत्मा को शांति दो, उसके बाद में दुनिया का नहीं जाएंगे। और वैसे भी भगवान कौन से कहते हैं? भगवान ने कभी कहा व्रत रहो? हमें बताओ कौन से शास्त्र में ये लिखा हुआ है जहाँ पर बोले यार व्रत रहो? नहीं कहते भैया व्रत रहो, व्रत के लिए नहीं बोला जाता है। व्रत रहना क्यों स्टार्ट किया लोगों ने? तुम लोगों ने कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी। लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने देश में अकाल पड़ गया, मतलब अकाल, ठीक है, अनाज कम हो गया, अनाज की आपूर्ति, अब इतने लोग थे इंडिया में, सब खा जाते, थोड़े दिनों में फिर कतई सब भूखे मरने की नौबत आ जाती। तो शास्त्री जी ने बोला कि सभी लोग 1 हफ्ते में 2 दिन व्रत रहो। उनकी बात पूरे देश ने मानी, जैसे हमारे मोदी जी ने कहा था थाली बजाओ, सबने थाली बजाई, सही में थाली, ठीक है। मोदी जी हमारे जो कहते हैं सब, जैसे अभी दीपावली मनवा दी थी, सब कुछ कराता नहीं करता हम लोगों ने, तो ऐसे उन्होंने बोला तो उस समय तो लोग करता है ना, पंडित को तुमने देखे, तुमने व्रत रहते हुए? पंडित तो सभी खाते हैं, सही है, ठीक है। अब हम लोग उनकी बात करते हैं। सर आयनाइजेशन एनर्जी की हम लोगों ने बात करी थी, आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करी थी। अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं, यहाँ पर देखो सर, तुम बोले कि इन्फिनिटी क्या होता है?
0। E1 क्या होगा -13.6, नीचे क्या होगा n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर जी मैं एनर्जी को लिखना चाहूँ, एनर्जी को तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। अगर यहाँ फर्स्ट होगा तो n की जगह फर्स्ट कर दूंगा, सेकंड होगा तो n की जगह सेकंड, तो माइनस माइनस प्लस 13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मेरी आयनाइजेशन एनर्जी आ गई। सिंपल सी बात है, ठीक है ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी के बाद में अगर मैं आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करूं, इसमें पोटेंशियल, ठीक है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर उसकी बात होगी तो सिर्फ ये हो जाएगा 13.6 n² वोल्ट, ये तो हो जाएगा बस। अरे ये हट जाएगा सर, ये हट जाएगा, वोल्ट आ जाएगा। अब तुमसे कहा जाए, जैसे मान लो तुमसे कहा मैंने बताओ कि हाइड्रोजन के लिए, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए फोर्थ ऑर्बिट में आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, तो n बराबर 4 रख दो, ठीक है, n बराबर 4, फोर्थ ऑर्बिट में n बराबर 4 रख दो। तुमसे कहा जाए बताओ आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी फोर्थ ऑर्बिट में, तो n बराबर 4 रख दो। सेकंड में पूछा तो n बराबर 2 रख दो, ठीक है, उसका स्क्वायर करके तो तुम ऐसे आयनाइजेशन एनर्जी और ये सब निकाल सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं क्या क्या है। निकालिए, हाँ ठीक है। अब हम बात करेंगे उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी सही है। सर बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बाउंड, तुम्हें पता है न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ऐसे ही थर्ड, ऐसे ही फोर्थ, ऐसे ही फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे ऑर्बिट चलते रहेंगे। सबसे ज्यादा जो बाउंड है वो फर्स्ट ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन होगा, उससे कम ये, उससे कम ये, जितना ये दूर जाकर रहेगा उतना ही बॉन्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर बॉन्ड कम होता जाएगा, मैंने कहा सर बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी बाय मिनिमम एनर्जी है जो कि तुम किसी इलेक्ट्रॉन को दो और वो इलेक्ट्रॉन उस एटम को छोड़ के इंफिनिटी पर पहुंच जाए, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, बाइंडिंग एनर्जी। एक प्रकार से तुम ये कह सकते हो कि आयनाइजेशन एनर्जी एक प्रकार की क्या है, बाइंडिंग। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में होगा, अगर तुम उसे एनर्जी दो तो वो एनर्जी लेके कहां पहुंच जाए, इंफिनिटी, तो उसे आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ऐसे ही बाइंडिंग एनर्जी का मतलब भी यही हुआ एक प्रकार से कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसे तुम एनर्जी दोगे तो वो एनर्जी लेके इंफिनिटी पर पहुंच जाएगा, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। इसमें लिखना पहले बाइंडिंग एनर्जी, the energy required to separate the constituent CONS TITUENT, क्या बोलेंगे इसे, कॉन्स्टिट्यूट है ना, यही तो बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ए न्यूक्लियस टू इनफाइनाइट, of a nucleus to infinite is called binding energy, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला भी यही है, बाइंडिंग एनर्जी का यही फार्मूला 13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसके लिए बेटा, हाइड्रोजन के लिए। जितने भी बात हो रही है सब हाइड्रोजन की हो रही है क्योंकि हमारे कोर्स में ही हाइड्रोजन है,
तो हमको इतनी एनर्जी नहीं कि वो इधर से कहाँ पहुँचे, तो उसे लेते हैं एनर्जी। बताओ इंफिनिटी पर एनर्जी कितनी होती है, इसके पास कितना कर्जा है, इसे कितनी एनर्जी, इसे कितना कर्जा है, इससे कितना कर्जा मैं दूँ जिससे जीरो पर उसका कर्जा जीरो हो जाए, तो इसकी एनर्जी किसके कितना कर्जा है, तो इसको मैं कितनी एनर्जी दूँ कर्जा खत्म हो जाए, तो इसकी एनर्जी जैसे लिखा है यहाँ पर जब मैं 2 रखता तो 2 में ना मान लो मैं 6 कह रहा हूँ, कौन सा कहते हैं 6 में एनालाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, तो 0.6 का स्क्वायर सही है। तो वहाँ से सीधे याद रखो आयनाइजेशन एनर्जी वो होती है कि अगर तुम किसी भी ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसे मैं इतनी एनर्जी दे दूं कि वो कहाँ पहुंच जाए, इन्फिनिटी पर पहुंच जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। सिंपल सी बात, ठीक, आयनाइजेशन एनर्जी। चलो एक क्वेश्चन लिखना, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट wavelength, what is the shortest wavelength present in the Paschen series, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछी है तो कहां से आऊंगा, इन्फिनिटी से, कहां से आऊंगा, इन्फिनिटी से। अब याद रखो लाइमन, बाल्मर, पाश्चन 3 हो गया, तो मैं कहां से आऊं, इन्फिनिटी से थर्ड में आऊं। सर वेवलेंथ पूछी है तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी सर r 1 बटे यहाँ पर 3 का स्क्वायर और यहाँ पर इसका स्क्वायर, और 1 बटे इन्फिनिटी 0 होता है, क्या होता है, r की वैल्यू रख दो 1 गुणा 10 की घात 7, 3 3 क्या हो गया 9, लैम्डा निकालेंगे तो 9 बटे 10 की घात 7, इससे ऊपर ले जाओ तो 9 गुणा 10 की घात -7 मीटर, ठीक है, ये ठीक है। और पाश्चन में अगर कोई चीज होगी तो वो कौन सी सीरीज कहलाएगी तुम्हारी, कौन सी होगी, यूबी होगी, कौन सी होगी, पाश्चन में कौन सी होगी, पाश्चन में इंफ्रारेड, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, ठीक है, ये सब। तो इसके बाद में इसके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस करने के बाद में इसमें जो आएगा आपकी एक्सरे, इसके बाद आएगा एक्सरे, ठीक है। एक्सरे जो हम लोग एक्स्ट्रा करवाते हैं वो सब एक्सरे, ठीक, एक्सरे में मशीन भी बनाना सिखा देंगे, आराम से घर में मशीन बना लीजिए, ठीक है, और मशीन बनवा के आराम से बोले आओ एक्सरे, एक्स्ट्रा करते हैं सभी है ना, सभी, हाँ, इतना सही से बता देंगे कि तुम आराम से एक्सरा भी करने लगोगे और तुम्हें पता चल जाएगा कि वास्तव में एक्सरा में क्या होता है क्या नहीं होता है, और कैसे एक्सरा की मशीन वर्क करती है और कैसे हमारा एक्सरे निकलता है, ठीक है, कितना वोल्टेज वहाँ पर मशीन को दिया जाता है, और एक्सरे है क्या, एक्सरे है कुछ नहीं, एक्सरे भी फोटोन है, एक्सरे भी क्या है, अच्छा तुम एक बार एक बार जरा दिमाग से सोचो, जो मेरे पास में जो अभी मेरे पास किरणें पड़ रही हैं, विजिबल किरणें पड़ रही हैं, मुझे दिखाई दे रहा है, वो कौन सी है, विजिबल रेज, कौन सी रेज है, विजिबल, सर विजिबल रेज, सर, और इसमें और एक्सरे और गामा रेज में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है, बस एक ही अंतर है, क्या, अभी तुम्हें यहाँ पर हो आराम से रुके पड़े, कोई दिक्कत नहीं, अभी तुम बाहर जाओ तो तुम्हें धूप लगेगी, अब तुम भयंकर गर्मी हो और भयंकर गर्मी में धूप में बैठे रुक पाओगे क्या, क्यों नहीं रुक पाओगे, एनर्जी ज्यादा होगी, तो ऐसे ही गामा रेस और एक्सरे हैं फोटोन ही, बस अंतर इतना है कि उन फोटोन की एनर्जी ज्यादा है, जब बहुत ज्यादा एनर्जी होती है तो उसमें हम लोग रुक नहीं पाते, इसीलिए वो लोग वो एक्सरे और गामा रेस कहलाते हैं, ठीक है, ठीक।
कल क्लास है ना हम लोगों की? यस सर। चलो सही।